नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात छत्तीसगढ़ में स्कूलों के हालात पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किए थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की दशा सुधारने में कांग्रेस सरकार की नाकामी दिखी। दिखावे के लिए कुछ अच्छे स्कूल शहरी क्षेत्र में तो बन गए हैं, पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल झोपड़ी में चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि छोटे कस्बे और शहरों के स्कूल भी काफी ज्यादा दयनीय हालात में है। आज स्थिति ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खराब हो चुकी है और गांव के स्कूलों के पास सड़कें नहीं है, क्लासरूम में पानी गिर रहा है, संसाधन नहीं है, बहुत से स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। कई जगह एक शिक्षक के सहारे पूरा स्कूल चल रहा है, शिक्षक क्वालिफाइड भी नहीं है और ऐसी स्थिति में स्कूली शिक्षा पर बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। हजारों स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से इस पर राजनीति की जा रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत कुछ प्रयास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता यहां पर नहीं मिली है और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा गंभीर भी नजर आ रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका क्या परिणाम होता है। आज स्कूलों पर बात करते हैं और उनकी व्यवस्थाओं पर बात करते हैं और स्कूलों की दुर्दशा को लेकर हो रही सियासत की भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले सुनेंगे कुछ प्रतिक्रियाएं। मैंने कहा कि सरकार ने जो काम किया है आप सबके सामने है और किसी संगठन को किसी मुद्दे पर अपनी बात रखनी है तो ये लोकतंत्र है। सरकार उनकी बातों को भी सुनेगी, समझेगी और जो संभव कार्यवाही है वो करेगी। आज से शाला प्रवेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है, स्कूलों के दरवाजे आज से खुल रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नए प्रवेशी विद्यार्थियों का विद्यालय में स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है अच्छी शिक्षा देने के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए। इस दिशा में हमारी सरकार ठोस और मजबूत कार्यवाहियां कर रही है। प्रदेश में सबसे बड़ा विभाग है, जिम्मेदारी वाली विभाग है। सरकार को तत्काल विभाग पे नियुक्ति करना चाहिए और जिस तरह से शिक्षा पहले ही सत्र में सरकार पे शिक्षा पे कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब समझ लीजिए आने वाला समय में जिस तरह से 15 साल में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बेड़ा गर्क किया है, उसी तरह से 5 साल भी हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये सरकार पूरी चौपट करने। चलिए, सवाल कई सारे हैं और जवाब देने के लिए हमारे पैनल पर कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका परिचय सबसे पहले करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के साथी गोपाल सामंतो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर जी भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले गोपाल जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है। लगातार जो है शिक्षा को लेकर दावे किए जा रहे हैं और शिक्षा पर बातचीत होनी भी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण आयाम है ये किसी भी विकसित देश प्रदेश का और लगातार जो है बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। देखिए, बजट भी बड़ा पेश किया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जिस तरह के दावे जो है हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है। स्मिता जी, आपने एक बहुत संजीदा मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा ऐसा है कि सबके सरोकार का मुद्दा है। ये शिक्षा बेसिक जरूरत है और शिक्षा पे बात होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही 2023 में आई, इस बात को समझते हुए उन्होंने पिछले बजट से इस बजट में 15% ज्यादा एलोकेशन किया और ना केवल बजट पर ज्यादा एलोकेशन किया, उसके साथ साथ उसकी विस्तृत प्लानिंग भी दी। लगभग 200 नए स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया, करीबन 343 नए स्कूल भवनों में एक्सटेंशन का प्लानिंग किया गया। ऐसे सारे प्लानिंग किए गए और हो भी रहे। देखिए, 3 महीने के सरकार रही, उसके बाद आचार संहिता लागू हो गए थे। आज आप किसी भी स्कूल में अगर जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो या तो उनमें नए भवन एड ऑन होते हुए दिखेंगे, नए स्कूल भवनों में पहला माला है तो द्वितीय माला बन रहा है, या सारे
जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने चाहिए वो हो रहे। एक काउंटर का क्वेश्चन करना चाहूंगी गोपाल जी आपसे। बहुत अच्छी बात है, नए स्कूल भवन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन जो स्कूल पहले से ही खस्ता हाल है उनका क्या? कुछ स्कूल ऐसे हैं जो स्कूल कहलाने लायक नहीं, झोपड़ियों में स्कूल चल रहे हैं, बच्चे जाते हैं। कई स्कूल पर बच्चे जा रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे भी जाते हैं, शिक्षक भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है। तो इनका क्या? निश्चित रूप से आप जो बोल रहे हैं वो परिस्थितियां इस कारणवश है कि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार है। भूपेश बघेल की सरकार में आत्मानंद स्कूलों के नाम पे इन्होंने खूब हल्ला मचाया, लेकिन वास्तविकता में ये हुआ कि आत्मानंद स्कूल के बनाने के और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के चक्कर में पूरा का पूरा स्कूल डिपार्टमेंट का बजट एक तरफ खिसक गया। और उस खिसकने के हालात ये हो गए कि बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने थे, जो आत्मानंद स्कूलों के अलावा उन स्कूलों की तरफ नजर ही नहीं। और मैं कल भी किसी डिबेट में था तो मैं आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं आपको। आत्मानंद स्कूलों को इन्होंने इंग्लिश मीडियम के नाम से खोलना शुरू किया, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले जो टीचर हुए वो हिंदी मीडियम के हुए थे। उनका विज्ञापन आप देखेंगे अगर तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था या तो इंग्लिश मीडियम का टीचर मिल जाए। कहना है कि 5 सालों में ही व्यवस्थाएं जो है गड़बड़ाई है, उसके पहले सब कुछ ठीक। बिल्कुल, मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ। 1 मिनट मुझे देंगे, 1 मिनट और देंगे। 13 अप्रैल 2017 का एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ये रिपोर्ट मेरे सामने खुला हुआ है, पीएबी का रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ बताया गया है कैसे साल दर साल परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई स्कूलों में। इवन बस्तर के बारे में इन्होंने लिखा है कि बस्तर में प्रति वर्ष कम से कम 2 से 3% नए बच्चों का प्रवेश हुआ और उसकी बढ़ोतरी हुई शिक्षा में। मैं इसलिए आपको 5 साल की बात कर रहा हूं और ये अप्रैल 2017 का रिपोर्ट है, इसलिए मैं ये 5 साल का जिक्र कर रहा हूं कि इन्होंने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया। ठीक है सत्य प्रकाश जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखिए स्मिता जी, जिनकी नीति नियत सोच ये रही है कि हम बस्तर में 300 स्कूल बंद कर देंगे, जिनकी सोच ये रही हो कि पूरे प्रदेश में 3000 स्कूल बंद कर देंगे, जिनकी सोच ये रही हो कि उनके कद्दावर मंत्री शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होती है उसमें अपनी धर्मपत्नी में न बिठा गया किसी और महिला को बिठा के परीक्षा दिलाते हो, वो अगर बात करें अच्छी शिक्षा की तो वो हास्यास्पद लगता है। और देखिए इसीलिए बोले कि जनता भी देखती है, जनता भी जानती है कि ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जिन्होंने स्कूल 15 साल में, आप बताइए आत्मा स्कूल, भले आप कितने आरोप लगा लीजिए, भले आप कुछ भी बोल लीजिए, मगर 15 साल में आप सत्ता में रहते आप एक अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? आप ये बता दीजिए, आपने ये सोच क्यों नहीं डेवलप हुई कि भाई जो शिक्षा है वो मजदूर के बच्चे को भी अच्छी चाहिए, वो आदिवासी वर्ग के बच्चे को भी अच्छी चाहिए, दलित वर्ग के बच्चे को भी अच्छी चाहिए। वो आप 15 साल में ये सोच अपने अंदर क्यों नहीं लेकर पाए? आपके बच्चे बाहर पढ़ेंगे मगर मजदूर का बच्चा वहीं पढ़े नीचे, मगर दलित का बच्चा वहीं पढ़े नीचे। हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, भूपेश बघेल जी का एक पहला जो सवाल था वहां यहाँ के अधिकारी कि भाई आप 15 साल में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं बना, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं भर पाए? तो हमने उसकी सोच की, उसको आगे बढ़ाया और आपको मालूम रिजल्ट देख लीजिए आप, मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में अगर कोई आता है तो उसमें टॉप 10 में कई सारे ऐसे आत्मानंद स्कूल है जहां पर जो दावे आप करते हैं सत्य प्रकाश जी, वो दावे एकदम सरासर खारिज नजर आते हैं। स्कूल में कई बार अनादि टीवी ने भी प्रोग्राम चलाया है, ग्राउंड लेवल पर हमने देखा है जाके स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं, क्योंकि एक तरफ दावे बहुत बड़े बड़े हैं, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई होने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ के बच्चों को कई सारे तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि बच्चे पढ़ना ही नहीं जानते। 3री 4थी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ना ही नहीं आता है। गीता जी देखिए 15 साल की जैसे मैंने बात की, 15 साल अगर कोई 15 साल का मतलब है 15 साल आप पीछे चले, लगभग 30 साल आप पीछे चले गए, उसको सुधारने में समय लगा, हो सकता है कहीं पे कुछ रह गया हो, मगर अब सरकार किनकी है, दुरुस्त करने की जिम्मेवारी किनकी है? हमने वो सोच डेवलप किया, बच्चे को आगे लेके आए, बच्चे आगे बढ़े। और एक और मैं जो रिपोर्ट की बात करते इसी रिपोर्ट में एक और बात इनको बता देता हूँ, शायद पूरी बात बताते नहीं। 21-22 की वही एचआरडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो बच्चों का शॉर्टफॉल हो जाता था, 5वीं 8वीं का बच्चे जाते नहीं थे, उसमें लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई थी आत्मानंद स्कूल बनने के बाद। ये रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट है सत्य प्रकाश जी, जिसमें बताया गया है कि हर साल 11 से 15% बच्चे सरकारी स्कूल से शिफ्ट होकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। तो इसे हम कैसे देखेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं विश्वास यहाँ पर उठ चुका है बच्चों का, परिजनों का सरकारी स्कूलों से? नहीं देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, आत्मानंद स्कूल बनने के बाद बढ़ोतरी हुई है। ये देखिए आत्मानंद स्कूल बनने के बाद बढ़ोतरी हुई है, 18% बढ़ोतरी हुई है। मैं वही बताना चाहता हूं, स्कूल शिक्षा विभाग की, केंद्रीय स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है सर।
मैं 21-22 की बात बता रहा हूँ, मैं 21-22 की रिपोर्ट ये कहती है। 22-23 की बाद की रिपोर्ट की आप बात करें, 22 देखिए कहीं पे ये भी होता है कि भाई आप जैसे कोटा की बात करिए, कोचिंग के लिए बाहर चले जाते बच्चे, कुछ वो भी चीजें होती है, इससे वो फैक्ट अलग है। मगर 21-22 की जो रिपोर्ट है उसके बताया 18% बच्चों की बढ़ोतरी होती है। मगर देखिए सवाल अब हमारे साथ नहीं है ना, सवाल अब सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर है कि आप इसको दुरुस्त कीजिए। आप अभी ठीक तक शिक्षक भर्ती नहीं कर पाए, आप अभी तक स्कूलों को दुरुस्त नहीं कर पाए। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मंत्रालय बृजमोहन अग्रवाल जी साहब इन्होंने क्या किया, आज शिक्षा मंत्रालय खाली पड़ा है। तो आप तो शिक्षक को लेकर, शिक्षा मंत्रालय को लेकर, बच्चों को लेकर आप कहीं पे भी संवेदनशील है ही नहीं। ये दिखता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे बच्चों को छोड़ दिया है। नए अभी स्कूल शुरू हो गए मगर अभी तक वहाँ शिक्षक नहीं है, कॉपी किताबें नहीं मिल रही है। अगर आप 5 साल उठा के दे दीजिए, कभी अगर लेट हुआ तो ये इसका जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले कौशल जी का करूंगी। कौशल जी, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं और लगातार जो है जिस तरह से हम आंकड़ों को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के खासकर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 400 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर महज एक शिक्षक के दम पर पूरा स्कूल चलता है। वो कैसे पढ़ाई होती है राम जाने। और इस तरह के जो आंकड़े सामने आते हैं, 55 ऐसे स्कूल है जहां पर शिक्षक ही नहीं है। तो किस स्तर पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर किस लेवल पर जा रहा है? जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर समस्या है और लोगों की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है शिक्षा। और आपने जो बात की कि 400 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आप देखेंगे इसमें राजनीति बहुत हावी हो जाता है। क्या होता है कि शहर के आसपास के कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर जितनी संख्या में टीचर होने चाहिए उससे ज्यादा शिक्षक वहां पर पढ़ा रहे हैं और गांव के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। जो अति शेष शिक्षकों की जो व्यवस्था की जाती है, राजनीति के अप्रोच लगाकर अपना ट्रांसफर करा लेते हैं और जो दूर दराज में जाना नहीं चाहते तो बच्चों के भविष्य क्या होगा। जब आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे जॉब में आते क्यों कि आपको दूर जाकर पढ़ाना न पड़े। तो इस तरह की स्थिति जो है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आगे आते हैं और अपने अपने लोगों को शहर के किनारे लाके बसा देते हैं, तो इस तरह की जब स्थिति जब तक नहीं सुधरेगी, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो पर्याप्त हर साल भर्तियां होती है, निश्चित तौर पर शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन 400 स्कूल जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है वहां पर आप 3 शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं। शहर से लगे हुए शहर से लगे हुए स्कूल जहां पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां से शिक्षकों का आप ट्रांसफर क्यों नहीं करते? इस तरह की व्यवस्था को कौन बनाएगा? आखिर सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उनके पास तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए ना कि किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं, कहाँ पर शिक्षकों की कमी है और हम इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। हर साल भर्तियां होती है, निश्चित तौर पर भर्ती की प्रक्रिया चलते रहती है, लेकिन जब तक शिक्षा व्यवस्था को आप ठीक नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने से कुछ नहीं होता है। यदि आप अच्छे बिल्डिंग बना देंगे, अच्छे फर्नीचर दे देंगे, यदि वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था ही नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो पहली जो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ वहां पर जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी व्यवस्था कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो जो स्थानीय युवा स्तर पर जो बेरोजगार युवक होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको आप रखिए, उनको आप निश्चित मानदेय के साथ उनको रखिए ताकि वो बच्चों के साथ की पढ़ाई में सहायक हो सके। तो इस तरह की स्थिति भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे या भर्ती प्रक्रिया होगी उसके बाद शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। और मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको करना चाहिए। बिल्कुल। और कई एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, संविदा कर्मचारी परेशान है और दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल पर हम कह सकते हैं कि सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं हो पा रहा। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक रिपोर्ट का जो एक आंकड़ा है वो बताना चाहूंगी। असर की रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल एरियाज है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर महज 30% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ पाते हैं। और पढ़ भी ऐसा नहीं कि पूरा वो पढ़ ले, सिर्फ बेसिक रीडिंग कर पाते हैं। और 27% बच्चे कैलकुलेट कर पाते हैं, सिर्फ प्लस माइनस, उसके आगे कुछ नहीं। ये ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है। और छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि नक्सलवाद। अब नक्सलियों की नजर छोटे छोटे बच्चों पर है। बाल संगम नाम से एक ग्रुप चलता है जिसमें छोटे बच्चों को हथियार थमा दिए जाते हैं, उन्हें नक्सली साहित्य पढ़ाया जाता है। तो क्या अब बीजेपी की सरकार इस पर काम करेगी? क्योंकि कल ही मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जो है बड़ी बैठक लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कूल उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते नक्सलियों की नजर उन पर है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। देखिए, पहले जो हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, आंकड़ा है द पीटीआर रेशो फॉर द ईयर 15-16 एंड 16-17 इन छत्तीसगढ़ वाज 42। प्रति 42 बच्चे पे एक शिक्षक हुआ करता था, जो 2023 में पहुंच गया 54 जब इनकी सरकार हुई।
तो पीटीआर रेशो के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया, टीचरों की कमी इन्होंने किया है। बार बार हर डिबेट में ये कहते हैं कि 3000 स्कूल बंद कर दिए गए। वो कौन से 3000 स्कूल बंद कर दिए गए, उसका लिस्ट कहाँ है? बिना लिस्ट के बात करते हैं। 14,000 स्कूल, 14,800 स्कूल हुआ करते थे 2003 में जब इनकी सरकार थी। 44,000 स्कूल पर पहुंची 2018 में। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, मतलब ये बिना बात के, बिना जाने बुझे, बिना चीजों ये को ऐसे स्कूल थे जिनमें से 30% स्कूल में शौचालय ही नहीं थे। कैग की रिपोर्ट है ये। 30% स्कूल में शौचालय नहीं, 27% स्कूल ऐसे जहां पर कॉमन वॉशरूम्स, गर्ल्स बॉयज का कॉमन वॉशरूम्स, 55% स्कूल ऐसे जहां पर शौचालय के बाद हाथ धोने की व्यवस्था ही नहीं। ये ऐसे स्कूल थे। तो ये इनकी सरकार में बंद हुए होंगे और इनको उसमें जांच करनी चाहिए। लेकिन 3000 की संख्या तब भी नहीं। 30% स्कूलों में इनके समय पे एडमिशन जीरो हुए। ना आप स्कूल एक भवन निर्माण कर देना स्कूल नहीं होता है। शिक्षक भी होने चाहिए वहां पर, प्रॉपर व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, बैठने की तो होनी ही चाहिए, बैठ के बच्चे पढ़ सके। अस्मिता जी, मैं वही आपको बता रहा था। मैं आपको 2016, 17, 17, 18 का रिपोर्ट बता रहा था। जब पीटीआर संख्या होती थी 42 स्टूडेंट पे एक शिक्षक हुआ करता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 16-17 में 1425 नए स्कूलों का निर्माण, 17-18 में 3,297 नए स्कूलों का निर्माण, और निर्माण एक साल के अंदर। ये होती है सरकार। ये सरकार ने काम किया 2018। मैं और एक चीज बताता हूं, आप अस्मिता जी इस पे शोध करिएगा और इनको भी बोलिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, किस पे शोध करके आए। पूरे आत्मानंद स्कूल में किसी टेंडर में लेबोरेटरी और लाइब्रेरी के नाम पे खर्चा नहीं हुआ। अगर हायर एजुकेशन की जान है तो वो लेबोरेटरी और लाइब्रेरी होती है, और लेबोरेटरी और लाइब्रेरी के नाम पे कोई खर्चा नहीं आप क्या करेंगे? और मेरे नक्सलियों वाले सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा गोपाल जी, समय कम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा की जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नक्सली वाले मुद्दे पे तो देखिए, इस सरकार जब से बनी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, चाहे वो बैलेट की भाषा हो, चाहे वो बुलेट की भाषा हो, दोनों पर सरकार तैयार है नक्सलियों से बात करने के लिए। और आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को सोचते हुए हम जब 15 साल में भी सरकार में रहे तो हल्बी और गोंडी भाषा में भी हम पाठ्य पुस्तक छपवाते थे, जो इनके सरकार में बंद हुई बाद में। तो हम इस ओर पूर्णतः जागरूक है कि बस्तर का बच्चा, बस्तर के उन क्षेत्रों का बच्चा जहां नक्सलवाद है, और दुर्भाग्यवश जहां नक्सलवाद की गिरफ्त में ये बच्चे आते हैं, वहां पे शिक्षा को पहुंचाया जाए, वहां घर घर में शिक्षा को पहुंचाया जाए। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि बस्तर में रेडियो बटने वाले हैं और कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बच्चों के बीच में शिक्षा को पहुंचाया जाने वाला है। ये प्लानिंग भी चल रही है। और चूंकि 4 रेडियो स्टेशन आने वाले हैं, उसमें शिक्षा मूलक कार्यक्रम हो, ये मांग हमारे मंत्रियों ने आज कर दी है केंद्र सरकार के पास। ये सारे प्रोजेक्ट को सरकार ने चिट्ठी के माध्यम से भेज दिया गया। ठीक है सत्यप्रकाश जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और आपने बड़े बड़े दावे किए थे और परिणाम भी जो है आपके अनुकूल ही था। बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम कामों की बात करें तो स्तर उतना ही है। अगर हम बस्तर की बात करें तो सांसद भी आपके ही थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना काम नहीं हुआ। और बस्तरी जैसे हम ट्राइबल एरियाज की बात करें तो स्थिति जस की तस ही है, कहीं ना कहीं दावे आपके फेल साबित हुए। देखिए स्मिता जी, पहले तो मैं गोपाल जी की बातों का जवाब दूं। मैं आज इनके साथ पहली बार मेरी डिबेट हुई है। मैं सोचता तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मगर ये बीजेपी की उसी रटी रटाई पिच पे चल रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी कैसे की जाए, आंकड़ों की कलाबाजी कैसे दर्शकों को दिखा दिया जाए। गोपाल जी, आदि टीवी बहुत बड़ा चैनल है, बहुत दर्शक है इनके, थोड़े आंकड़े भी हैं, थोड़े दुरुस्त करके बताइए। एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ आपको। एचआरडी की रिपोर्ट इस बार है, सीएजी की रिपोर्ट थी 22-23 में, पूरे भारत देश में 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलें बंद किया आप इसका केंद्र सरकार ने, वो भी बता दीजिए आप सीएजी की रिपोर्ट में। तो आंकड़ों की कलाबाजारी ऐसे मत कीजिए कि सर हमारे लिए जो है वो मीठा मीठा रहा है, दूसरे बच्चे अगर आपके लिए वो कड़वा कड़वा रहा है। ये पहली बात होगी। देखिए दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक और बात मैं बताया, इनकी सरकार जब से आई है, शिक्षक जो स्टूडेंट है, जो बच्चे, वो क्यों कम जा रहे सरकारी स्कूल में? उसका एक कारण जो हमारी जो सरकार थी, हमने नाश्ता की व्यवस्था भी की थी मध्याह्न भोजन के साथ साथ, जो 6 महीने से बंद। हम चाहते थे कि बच्चों की सेहत के साथ साथ शिक्षा भी अच्छी मिले और सेहत भी अच्छी रहे। मध्याह्न भोजन में घोटाले भी हुए थे सर। मध्याह्न भोजन आपके सरकार में शुरू नहीं हुई थी, आप गलत मत बताइए सत्यप्रकाश जी। मध्याह्न भोजन 2008 से शुरू हुआ है। 2008 में किसकी सरकार थी? केंद्र में 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी
नहीं, राइट टू फूड दिया किसने था गोपाल जी? भाई मैं बोल रहा हूँ, आपको भी कलाबाजी मत कीजिए। खुद आप बता रहे थे 2008 में शुरू हुई थी, तो 8 में यूपीए की सरकार थी, और राइट टू फूड किसने दिया था? तो इसलिए देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा, मैं और बता देता हूँ। राइट टू फूड के, मैं आपको बताता हूँ, राइट टू फूड के पहले सुन लीजिए गोपाल जी सुन लीजिए। चलिए आप बता दीजिए। बस्तर की बात करें, बस्तर में हमने अंदरूनी क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाया, स्कूल वहां पे खोले, शिक्षिका देखिए बस्तर के युवाओं के लिए हमने अलग से प्रावधान किया ताकि वहां के जो युवा है उनको रोजगार के तहत, शिक्षक भर्ती के तहत रोजगार मिल सके। वहां के तक अगर बात की, नक्सली की बात कर लिया, 65 से 70% घंटा कम हुआ है, मिश्रा जी बोल के जाते हैं। रोड आप अभी के चुनाव आप देख लीजिए 2023 में, इससे पहले चुनाव होते तो यहाँ के नेता जो है वो हेलीकॉप्टर जाते थे, जो बाहर से भी नेता सीट देते वो भी हेलीकॉप्टर जाता था, पर अभी इस बार जो चुनाव है सब रोड से गए। तो ये दिखता है कि हमने क्या काम किया 5 साल में। 5 साल में बता दीजिए कभी कोई बड़ी घटना हुई हो, चाहे वो भले एक जवान की शहादत हो, वो बहुत दुखनीय है, मगर कभी भी कोई बड़ी शहादत हुई है तो ये हमने आप नक्सल मुद्दे पे बात करिएगा, आप सत्य प्रकाश जी नक्सल मुद्दे पे आइएगा। बस्तर में स्कूलें खोली, वहाँ के बच्चों के लिए हमने वहाँ अच्छी शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया, वहाँ शिक्षकों की भर्ती की हमने बात की। 400 स्कूलों में हर एक स्कूल में एक शिक्षक, कैसे पढ़ाई होती होगी आप बताइए? तो वही तो हमने वहाँ पे अलग प्रावधान किया है। क्या प्रावधान? वहाँ के युवाओं को अलग से प्रावधान करके वहाँ पे रोजगार दिया, शिक्षकों के तहत रोजगार दिया। अब देखिए वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप देखिए, आपने रोजगार दिया है तभी युवा जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। ये हमारा देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार कौन देगा? अभी सत्ता में कौन बैठे, यहाँ पे केंद्र में कौन बैठे? तो ये सवाल जो हम विपक्ष में है, अब सवाल किसके ऊपर? सत्ता पक्ष के ऊपर आता है। सत्ता पक्ष कर क्या रहा है? अरे 6 महीने में हर चीज यहाँ चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्री नहीं है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा हुई है। ठीक है कौशल जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति से परे है और ये ऐसी चीज है जिस पर चर्चा के साथ साथ काम होना भी जरूरी है। तो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी परिस्थितियां अलग है, अगर हम यहाँ के ये प्रॉब्लम्स है, अगर स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है और इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ वो काम होंगे जो सरकार को करना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर बढ़े और निचले स्तर तक के बच्चों को भी जो है पढ़ाई उनकी हो सके? अस्मिता जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या, और इस समस्या से सुलझने का मुझे लगता है कि सबसे अच्छा और आसान रास्ता ये हो सकता है कि जिन जिन जिलों में वैकेंसी निकलते हैं, निश्चित तौर पर जो स्थानीय स्तर के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको महत्व दिया जाता है। लेकिन ये बात जगह हो जाना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट यदि टीचर वहां पर है उस जिले में, तो उसी जिले में उनको प्राथमिकता के साथ भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि बाद में उनको ट्रांसफर कराकर अपने जगह पे जाने की जरूरत ना पड़े। इससे होता यह है, मैंने जो शुरुआत में जो बात कही थी, उससे होता यह है कि आप शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन आप अपने घर के पास रहना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और अपना ट्रांसफर करा लेते हैं। तो इस तरह की जो स्थिति निर्मित होती है, इससे बचने के लिए जो स्थानीय स्तर पर जो बेरोजगार हैं, जो सब्जेक्ट में किसी महारत है, जो पीएचडी कर चुके हैं, जो जिसको नेट सेट और जो आवश्यकता है, वैसे लोगों को प्राथमिकता के साथ भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा की जो व्यवस्था है उन जिलों में सुधर सके और जो बाहर के जो शिक्षक हैं वो अपने जगह पे रहकर पढ़ाई कर सके, जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सके। और जो बच्चे जो स्कूल छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आप देखेंगे ना। आपने जो बाल संगम की बात की थी, निश्चित तौर पर नक्सल एरिया में ये बहुत तेजी से फैलता हुआ दिखता है, लेकिन सरकार को सोचना होगा कि हम इस दिशा में कैसे प्रयास करें ताकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाएं, ना कि हथियार की ओर जाएं। बिल्कुल सोचना होगा, काम करना होगा और इसी से ही जो है छत्तीसगढ़ का नौनिहाल, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है स्कूलों को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष जहां एक और हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी अब बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहा है। बड़ा बजट जो है शिक्षा को लेकर यहाँ पर बड़े बजट का प्रावधान किया गया है और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि जमीनी लेवल पर ये कितना काम करता है और बच्चों का भविष्य का है कहा जाने वाला स्कूल, इनका कितना विकास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार। सर बहुत घबराहट हो रही है।